दोस्तों नमस्कार। जब प्रधानमंत्री चलते हैं तो अकेले नहीं चलते हैं। प्रधानमंत्री चलते हैं तो उनके साथ देश का संविधान चलता है, उनके साथ देश के संवैधानिक संस्थान चलते हैं, उनके साथ संवैधानिक संस्थानों को संभालने वाले नौकरशाहों की टीम चलती है। कहें तो समूचा अमला प्रधानमंत्री के साथ चलता है, या फिर कहें तो समूची व्यवस्था ही प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द घुमड़ रही होती है। जहां पर इशारा कर दें वहां पर समूची व्यवस्था उनके अनुकूल परिस्थितियों को ढालने में लग जाती है। और फिर जब समूची व्यवस्था को संभाले हुए प्रधानमंत्री उसी व्यवस्था को राजनीतिक तौर पर अपने हाथों में लेना चाहते हो, तो फिर जरा कल्पना कीजिए कि समूची व्यवस्था कैसे काम करेगी। और वह भी मामला गृह राज्य का होगा, यानी गुजरात का होगा। वही गुजरात जिसमें हर महीने 2 दिन प्रधानमंत्री जरूर गुजारते हैं। यानी इस देश के किसी भी हिस्से में वो जाएं या ना जाएं, लेकिन गुजरात हर महीने 2 दिन, और इस बार तो 4 दिन हो जाएंगे। यानी हर महीने गुजरात की यात्रा, हर महीने समूचे अमले की गुजरात यात्रा, हर महीने गुजरात को लेकर चिंता। और चुनाव के वक्त जब इस बात की आहट हो चली है कि दरअसल लोगों के भीतर आक्रोश भरा हुआ है, लोगों के भीतर अपनी जिंदगी को लेकर इतने सवाल हैं कि कल तक तो वो सवाल दिल्ली की सत्ता पर टाले जा सकते थे। चाहे वो 2002 के चुनाव हो, चाहे 2007 के चुनाव हो, चाहे 2012 के चुनाव हो, जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। कुछ सवाल उठते थे तो मनमोहन सिंह पर ठीकरा फोड़ दिया जाता था, लेकिन अब तो वह खुद दिल्ली में मनमोहन सिंह की जगह है। और गुजरात के चुनाव भी उन्हीं की जादूगरी के इर्द गिर्द घुमड़ने की पूरी बिसात इस देश के गृह मंत्री अमित शाह बिछा रहे हैं। अगले 60 घंटे गुजरात में प्रधानमंत्री रहेंगे, उसके बाद 52 घंटे देश के गृह मंत्री रहेंगे। इस 125 घंटे के भीतर देश के 1 दर्जन से ज्यादा कैबिनेट मिनिस्टरों की मौजूदगी गुजरात में होगी। उसके ठीक समानांतर जैसे ही प्रधानमंत्री की यात्रा खत्म होगी, वैसे ही इलेक्शन कमीशन तारीखों के ऐलान के लिए दिल्ली में बैठ जाएगा। और उसके बाद जो बिसात बीजेपी नहीं बल्कि इस देश की सत्ता और सरकार के मद्देनजर गुजरात में जिले दर जिले भी नहीं, एक एक सीट को लेकर जो बिछनी है, उसके पीछे का संकट या उसके आगे का सौंदर्य शास्त्र जो है, वह इस बात की इजाजत देता है कि दरअसल मुश्किल में बीजेपी है, लेकिन संभालना एक एक सीट को है। और उस सीटों के मद्देनजर चाहे वो ग्रामीण इलाके हों या शहरी इलाके हों, कहां पर खौफ पैदा करना है, कहां पर अपराधियों की मौजूदगी किस विधानसभा क्षेत्र में नजर आनी चाहिए, यहां सवाल सिर्फ बिल्किस बानो के दौर में जिन्होंने हत्याएं की या रेप किया उनका भर नहीं है, एक लंबी कतार है। शायद इसीलिए पूरी नौकरशाही भी इंतजार कर रही है कि उनकी नियुक्तियां भी अगले 60 घंटों के भीतर ट्रांसफर हुए अधिकारियों के समानांतर जहां जहां वो जाएंगे, और उसके बाद इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन उनकी नियुक्तियां कर देगा। जिले दर जिले, सीट दर सीट, यह दरअसल बूथ का मामला नहीं है, वोट देने के दौर का मामला नहीं है, उससे पहले की एक तैयारी का सिर्फ एक हिस्सा भर है। क्योंकि इंतजार चुनाव आयोग भी कर रहा है कि प्रधानमंत्री को जितना ऐलान करना है कर लें, उसके बाद तारीखों का ऐलान होगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी इंतजार कर रहा है कि जो लगभग 900 से ज्यादा नोटिसेस गुजरात के अलग अलग क्षेत्रों में व्यापारियों के साथ, उद्योगपतियों के साथ, बाजार में खड़े हर पैसे वाले के साथ जो जा चुके हैं, उस पर कार्रवाई तभी होगी जब वहां से पॉजिटिव इंडिकेशन अगर नहीं आता है तो कि राजनीतिक तौर पर वो कहां किसके साथ खड़े हैं, या फिर राज्य के भीतर की जो रिपोर्ट रहती है, सीआईडी की रिपोर्ट, वह अगर रिपोर्ट देती है तो फिर ईडी की सक्रियता भी होगी। यानी एक पूरा सिस्टम किस तरीके से किसी राज्य में चुनाव के वक्त झोंक दिया जाए और संवैधानिक पद पर बैठे हुए इस देश के प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, कैबिनेट मिनिस्टर्स की पूरी फहरिस्त हो, जहां पर गुजरातियों की तादाद कहीं ज्यादा हो चली है। और चाहे उनकी मौजूदगी जब राज्य में होगी तो जाहिर है उनको वह विशेषाधिकार प्राप्त होगा जहां पर उस राज्य का भी अमला उनके साथ खड़ा हुआ नजर आना चाहिए।
इस चुनाव के भीतर गुजरात में टिकेगा कौन और टिकने की स्थिति क्या रहेगी, इसके ठीक समानांतर आरएसएस अपने तौर पर अपने तमाम विंग को सक्रिय करते हुए इस बात का एहसास कराने लगी है कि दरअसल गुजरात का मतलब सिर्फ गुजरात नहीं है। यह दरअसल हिंदुस्तान की एक ऐसी छवि है जिसमें आप कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री गुजरात के, गृह मंत्री गुजरात के, 8 कैबिनेट मिनिस्टर्स गुजरात के, इस देश के भीतर में राज्यपालों की कतार में जो सबसे महत्वपूर्ण राज्यपाल हैं, 3 राज्यपाल गुजरात के, और इस पूरी फहरिस्त के भीतर में जो अलग अलग विभाग संभाले हुए और इस देश के संवैधानिक पदों पर आसीन हैं और जिस विभाग का जो काम है वो सारे काम अगले 30 दिनों के भीतर पूरे तरीके से गुजरात पर सक्रिय हो जानी चाहिए, वही पैनी नजर रहे। बाकी चीजों को भूल जाइए। पैसे की कमी नहीं है, निर्देशों की कमी नहीं है, उन निर्देशों पर अमल करने के लिए फौज यानी पुलिस की कमी नहीं है, नौकरशाहों की पूरी टीम मौजूद है और नेता मंत्री संतरी जो आप चाहिए, जिस रूप में चाहिए आप मांग कीजिए, उसकी मौजूदगी आपके सामने हो जाएगी। और यह संकट सिर्फ इसलिए है क्योंकि लगातार जो ग्राफ बीजेपी का है वह इस बार इंडिकेट कर रहा है कि हो सकता है अगर सामान्य स्थिति रही तो आप 90 सीट भी ना पा पाएं और उसके नीचे आ जाएं। यानी बहुमत के लिए जो 91 सीट चाहिए 182 की विधानसभा के भीतर, अगर उसकी रफ्तार को समझना शुरू करें एक औसत दृष्टि से, 2002 में सबसे ज्यादा सीट उस वक्त याद कीजिए गुजरात एक प्रयोगशाला के तौर पर था। दंगों के दौर को समझिए और उस दौर में जो मैसेकर जिस रूप में हो रहा था उसको भी याद कीजिए तो 2002 में सबसे ज्यादा बीजेपी को सीट 127 मिली थी। 2007 में दंगों से हटकर वाइब्रेंट गुजरात की आहट शुरू होती है तो 117 सीट हो जाती है, कम हो जाती है। 2012 आते आते अंदेशा दिया जाता है कि दरअसल मुख्यमंत्री जीत गए तो यह प्रधानमंत्री की दिशा में जा सकते हैं, तो बीजेपी की सीट 117 से घटकर 115 आ जाती है। और जब देश के प्रधानमंत्री भी गुजराती और गुजरात भी गुजरातियों के साथ बीजेपी के पास आरएसएस की प्रयोगशाला भी, सीट घटकर 99 आ जाती है। और मौजूदा वक्त में जो संकट किसानों का है, युवाओं का है, बेरोजगारों का है, पटेलों का है, मजदूरों के सामने जो मुश्किल है, युवा तबके के भीतर जो नौकरी ना मिल पाने का असंतोष है, सारी परिस्थितियां और उस पर महंगाई का छौंक है, ये सारी परिस्थितियों के बाद औसत दृष्टि बतलाती है कि 90 से कम सीट। लेकिन सवाल है कि 127 2002 में थी और 99 पिछली बार थी, तो जिन जगहों पर चीजें कम होती चली गई उस जगह पर क्या वाकई आम आदमी पार्टी के जरिए बीजेपी अपनी सत्ता को बरकरार रख सकती है? यह सवाल बीजेपी के भीतर का है। लेकिन एक दूसरा सवाल भी है कि दरअसल लोगों के भीतर का आक्रोश अगर बीजेपी से छिटक रहा है तो उसके सामने विकल्प के तौर पर कांग्रेस भी और आम आदमी पार्टी भी। लेकिन आज जिक्र सिर्फ बीजेपी का इसलिए क्योंकि इनके राजनीतिक प्रयोग के मॉडल को आप समझने की सिर्फ कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अगर सीटें घट रही थी और इसके ठीक समानांतर कांग्रेस की सीट बढ़ती जा रही थी, 51 सीट 2002 में जीतती है, 2007 में 59 पर आती है, 61 में 2012 पे आती है और पिछली बार 77 सीटों पर आ जाती है। जहां जहां बढ़ रही है वो ग्रामीण इलाके हैं, ट्राइबल्स के इलाके हैं। जहां जहां घट रही है बीजेपी वह ट्राइबल्स के इलाके हैं, वह ग्रामीण इलाके हैं। शहरी इलाकों के भीतर बीजेपी जो मंत्र फूंकती है वो संवैधानिक संस्थानों का जो उपयोग होती है, उसमें 3 सवाल सबसे बड़े हैं। क्या वाकई चुनाव आयोग बीजेपी के निर्देशों का इंतजार कर रहा है और प्रधानमंत्री जब प्रचार कर लौटेंगे और जो आधारशिला जिसकी जिस रूप में रखनी है और जो परियोजनाओं का ऐलान करना है उसके बाद माकूल तारीख बीजेपी के अनुकूल होगी? दूसरा सवाल, जो ईडी और आईटी के इंतजार का जिक्र है, तो क्या यह पार्टी फंडिंग से जुड़ा हुआ मसला है? और तीसरा, जो आईएएस आईपीएस का जो पूरा कैडर, स्टेट नौकरशाही का पूरा अमला जो है, ये सारी चीजें और अपनी नियुक्तियों को लेकर नौकरशाही के बीच में जो हड़कंप इस बीच में गुजरात के भीतर मची हुई है, सब कुछ क्या किसी एक पार्टी के अनुकूल है? या पार्टी ये मान चुकी है कि गुजरात का सिस्टम तो उसी के हाथ से चलेगा और उस सिस्टम में जो भी पुर्जा है वह उसी के द्वारा नियुक्त होगा और कोई एक पुर्जा
अगर कुछ दाएं बाएं देखेगा तो उस पुर्जे का कोई महत्व होता नहीं है। यह पहला सवाल इसलिए क्योंकि सवाल सिर्फ यह नहीं है कि जेल से कौन कौन छूटे और 2002 के दंगों के बाद के चुनाव के वक्त उनकी क्या भूमिका थी। सवाल यह है कि क्या उन परिस्थितियों में डराने और खौफ पैदा करने सरीखी स्थिति होती है और समाज को बांटने की स्थिति में जब पॉलिसी डिसीजन लिए जाते हैं, मसलन कॉमन सिविल कोड को ही लीजिए, कोई जरूरत नहीं है उसकी, वो सेंटर के हाथ में है, चाहे तो लागू कर दे, लेकिन एक विशेषज्ञ की कमेटी बनाने का ऐलान और उसके साथ इसी तरह पे है जैसे सीएए एनआरसी था। जब तक जरूरी हो तब तक खौफ पैदा करो, लेकिन चीजों को इंप्लीमेंट मत करो। यह समाज के भीतर की राजनीतिक परिस्थितियों का एक नया मंत्र है जो शायद डराता है। और शायद इसीलिए अगर प्रधानमंत्री को समझें आप, आज वो गुजरात में हैं, कल भी गुजरात में रहेंगे, परसों भी रहेंगे और फिर राजस्थान में भी एक रैली करेंगे आदिवासियों के बीच। तो आदिवासी 27 सीटें गुजरात के भीतर हैं, उनको भी तो घेरना है और वहां पर भी संस्थानों को काम करना है, विशेषाधिकार प्राप्त मंत्री संतरी सबको वहां जाकर काम भी करना है। यह सारी चीजें चल रही है। लेकिन जरा समझिए, 19-20 तारीख को भी प्रधानमंत्री गुजरात में थे, सितंबर के महीने में 29 और 30 सितंबर को थे, अगस्त के महीने में 27 और 28 यानी 26 जनवरी के अगले दिन वो चले गए थे, जुलाई में 4-5 जुलाई को चले गए थे, जून के महीने में 17-18 जून को चले गए थे, मई के महीने में 28 मई को चले गए थे, अप्रैल के महीने में 18, 19, 20 ये 3 दिन गुजरात में थे, मार्च के महीने में 11 और 12, यानी ध्यान दीजिए लगातार गुजरात की यात्रा उनकी अपने दिल की धड़कन है क्योंकि गृह राज्य है। लेकिन प्रधानमंत्री तो देश के हैं और जब प्रधानमंत्री हाथ रखते हैं, जो हमारे पीछे तस्वीर नजर आ रही है, इंडिया नीचे है, गुजरात ऊपर है। लेकिन इन बिंबों पर मत जाइए क्योंकि इसके साथ साथ कुछ सवाल और हैं। इस देश के भीतर में आज जब वो गुजरात पहुंचे तो उस परियोजना की आधारशिला रखने के लिए वडोदरा के लेप्रोसी ग्राउंड में थे, जो कि परियोजना नागपुर में लगनी थी, जो परिवहन विमान संयंत्र है, जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्लांट है, उसकी आधारशिला रखने पहुंचे। C295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट इसी की इंडस्ट्री लगनी थी और ये स्पेन की इंडस्ट्री है जो एयरबस डिफेंस कंपनी के तौर पर और टाटा के साथ उसका गठबंधन है, यानी मिलकर ये प्लांट शुरू कर रहे हैं। झटके में ऐलान, झटके में आधारशिला, यानी घबराहट इस पैमाने पर है कि आपको सारी चीजों को अपने कब्जे में करना है। कब्जे से मतलब जो सोचते हैं कि प्रोजेक्ट आ जाए लगेंगे तो गुजरात फल फूलने लगेगा तो उनके वोट आ जाएंगे, जो ये सोच रहे हैं कि रोजगार मिल जाएगा तो उसके जरिए प्रोजेक्ट्सों का ऐलान एक के बाद एक, क्योंकि उसके बाद जो उनकी यात्रा है उस बनासकांठा में भी कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखनी है। भानगढ़ धाम जो आदिवासियों का है वहां पर राष्ट्रीय धरोहर की ऐलान होगा, फिर गुजरात जम्बू खेड़ा में विकास परियोजनाओं का ऐलान होगा, अहमदाबाद में उसके बाद आएंगे दिवाली मिलन को लेकर, और जो 182 सीटों के बीजेपी कार्यकर्ता हैं सभी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद होगा, वर्चुअल होगा, कुछ साथ बैठे होंगे। यानी प्रधानमंत्री इस देश के गुजरात के माइन्यूट से माइन्यूट स्थिति को टटोलने को तैयार है। प्रधानमंत्री हैं, बार बार इसको जहन में रखिएगा, क्योंकि यह इसलिए भी रखने की जरूरत है क्योंकि लगातार जिन कामों का जिक्र हो रहा है वो 10 डिस्ट्रिक्ट के भीतर में अगले 72 घंटों में लाभ पहुंचाने की स्थिति का मैसेज प्रधानमंत्री को खुद देना है। अगले 30 दिनों के भीतर में 182 सीटों को प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को सिस्टमेटिक तरीके से घेरना है। और इतना ही नहीं, समानांतर में जो सोच रहे थे कि अरविंद केजरीवाल सोमनाथ मंदिर गए, कोई द्वारका गया, कोई अंबाजी मंदिर गए, कोई बहुराची मंदिर गए, तमाम जगहों पे आरएसएस की सक्रियता बढ़ गई। तमाम जगहों पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं की उनके सामने मैसेज क्या है? मैसेज बहुत साफ है कि 3 स्तर पे काम होना है। पहले स्तर पे आपको चिन्हित करना है कि यहां पर जीत रहे हैं या नहीं जीत रहे हैं। जीत रहे हैं तो भी उन जगहों पर आपको लगातार वोटिंग के डेट तक कैसे लोगों को जोड़े रखना, यह पहला राउंड है। दूसरा राउंड, नहीं जीत रहे हैं तो वहां पर मशक्कत निचले स्तर से नहीं, ऊपरी स्तर से निचले स्तर तक होगी, यानी इस देश के कैबिनेट मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर खुद की मौजूदगी होगी। जहां पर आरएसएस कभी काम करती थी, चाहे वह विश्व हिंदू परिषद के तौर पर हो, चाहे वह तोगड़िया का दौर रहा हो, और चाहे इस दौर में किसान संघ के तौर पर हो,
दोनों परिस्थितियों में बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता दूसरे राज्यों से एंट्री करेंगे और वह उन इलाकों के भीतर जाएंगे, संवाद बनाएंगे और संवाद बनाने के साथ उनको अपने साथ लेंगे। कुछ जरूरतें उनकी होगी वह पूरी की जाएगी और वह चुनाव के दौर में ही पूरी की जाएगी, क्योंकि इस दौर में बजट नहीं देखा जाता है। जब चुनाव जीतना है और सत्ता की पूरी व्यवस्था काबिज करनी है अपने हाथों में, तो सिस्टम कैसे काम करता है और किसी देश की राजनीतिक सत्ता जो देश को चलाती है, उसके लिए किसी एक राज्य को जीतने का मतलब, वह भी गुजरात। गुजरात का मतलब किसानों की मुश्किल नहीं, कॉरपोरेट का पैसा भी है। यहां पर मुश्किल मजदूरों के पास काम ना होना नहीं है, बल्कि व्यापारियों की एक लंबी कतार है। यहां की मुश्किल यह नहीं है कि महंगी पढ़ाई है। हेल्थ की पढ़ाई करने, यानी आप अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं तो करोड़ों रुपए आपके पास होने चाहिए। इंस्टीट्यूशंस की हालत खराब है। मैटर यह नहीं करता है, मैटर करता है कि जो इंडस्ट्रीज काम कर रही है, जो पैसे से पैसा बनाने की परिस्थिति में, उनको कौन सी रियायत समूचा सिस्टम दे सकता है हर स्तर पे। वो टैक्स का स्तर हो सकता है, वो लाभ पहुंचाने का स्तर हो सकता है, वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का स्तर हो सकता है, वो आपको फ्री स्थिति में, यानी कौड़ियों के मोल, आपको इस देश के भीतर के सार्वजनिक उपक्रमों को भेंट भी कर सकता है और एनसीएलटी में आए हुए दिवालिया कंपनियों को आपको कौड़ियों के मोल दे भी सकता है। ये सारी परिस्थितियां पैरेलल में और अगले 30 दिनों के भीतर ये सारी चीजों में बड़ी रफ्तार आनी है। अगला सवाल यह है कि इस दौर में आरएसएस की धारा में एक बड़ा परिवर्तन आया है, क्योंकि उसको भी समझ में आ गया कि दरअसल रूठा तो जा सकता है मोदी से, लेकिन जिताना तो होगा मोदी को ही, क्योंकि उसके साथ उनकी सुविधाओं का विस्तार है, उनकी अपनी मौजूदगी का एहसास है। और राजनीतिक तौर पर कोई प्रचारक अगर सत्ता के जरिए गवर्नेंस के आश्रय किसी राज्य में काबिज होना चाहता है और वो राज्य प्रयोगशाला के तौर पर रही है, तो उस राज्य को गंवाना नहीं है। और इसीलिए जो ओबीसी है, जो शाखाएं चलाने वाले लोग हैं, जो प्रचारकों की मौजूदगी है, वह एक झटके में मोदी के प्रोग्राम्स को लेकर पहुंच रही है। और गुस्सा अगर मोदी को लेकर है, यानी उस योजनाओं को लेकर है, तो अल्टरनेटिव रास्ते डराने वाले हैं, खौफ पैदा करने वाले हैं, बांटने वाले हैं, ध्रुवीकरण की राजनीति को बढ़ाने वाले हैं। ये सारे मंत्र एक साथ चलेंगे। जिसको जिस रूप में एक्सेप्ट करना है, स्वीकार करना है, कर ले, अन्यथा मुश्किल होगी। यह एक मैसेज अंदरूनी तौर पर कह सकते हैं। लेकिन क्या वाकई गुजरात के भीतर के सवाल चुनाव के जरिए प्रतिबिंब होकर राजनीतिक सत्ता परिवर्तन की दिशा में जा सकते हैं? क्योंकि रफ्तार दिखाती है कि आप 2002 के बाद लगातार और कम और कम और कम हो रहे हैं और पिछली बार मार्जिन पर आकर खड़े हो गए थे। इस बार क्या वो स्थिति और डामाडोल हो सकती है? अगर हो सकती है, 6-7 ऐसी फाइलें हैं गुजरात के भीतर में कि राजनीतिक सत्ता अगर बदल जाएगी तो इस देश की केंद्रीय सत्ता के सामने मुश्किल आ जाएगी, क्योंकि वहां पर भी बैठे हुए देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सामने हैं। और उसमें सवाल यह भी आएगा कि अदालतों के भीतर के मुश्किल हालात कहीं लोगों को परेशान करते हैं फैसलों के जरिए, तो गुजरात के भीतर स्टेट गवर्नमेंट के जरिए कोई पहल इस दौर में केंद्रीय सत्ता को लेकर नहीं होनी चाहिए। यह मैसेज ऊपर से नीचे तक है। चुनाव जीतना इसीलिए बहुत जरूरी है। इसीलिए आरएसएस के भीतर भी एक बदलाव आया है। सामाजिक विषमता, गरीबी, बेरोजगारी के मुद्दे उसे अच्छे लगने लगे हैं। ओबीसी के शख्स उसको प्रिय लगने लगे हैं। मातृशक्ति के रूप में संचालित, यानी महिलाओं की मौजूदगी कैसे हो, इसका जिक्र होने लगा है। गवर्नेंस में एचआरडी और एजुकेशन दोनों को साथ जोड़कर संघ अब उन बारीकियों को समझना चाहता है जहां पर राष्ट्रीय एकता, हिंदू धर्म की मान्यता, भारतीय मतों का वैभव या फिर गौरवशाली इतिहास, इससे हटकर सामाजिक न्याय का वो जिक्र करे। वो मस्जिदों का भी जिक्र करना शुरू कर रहा है, जिस तरीके से मोहन भागवत दिल्ली में मस्जिद में गए, मदरसे में गए। आरक्षण का खुला समर्थन है, जातियों को मान्यता है, दलित, मुसलमान, आदिवासियों का जिक्र है। और इन जिक्र के साथ स्वयंसेवकों को ना सिर्फ घूमना है, प्रचारकों को इसी एस्पेक्ट से चीजों को वहां पर रखना है। यह एक नया रूपांतरण है आरएसएस के भीतर का, वह भी हिंदुत्व की प्रयोगशाला बनाने के बाद। अगर उसमें सेंध कोई लगाने आ गया राजनीतिक तौर पर, तो इससे बड़ी हार कुछ नहीं हो सकती है। लेकिन तत्काल में चुनाव है, तो सभी एकजुट हो जाइए और राज्य को गंवाने मत दीजिए।
उसके बाद देख लेंगे कि क्या सुधार कैसे किस रूप में करने हैं, वह देखा जाएगा। और इसके बाद से हम आरएसएस को साथ लेकर चलेंगे और सत्ता परिवर्तन जब गुजरात के भीतर होगा तो आपको जानकारी भी देंगे, जो पिछली बार हमने नहीं दिया। रूपाणी को बदल दिया, भूपेंद्र पटेल को ले आए, पूरी कैबिनेट बदल डाली, वो हमारा निर्णय था, लेकिन अब आपको साथ लेंगे। लेकिन शर्त एक ही है, चुनाव जीतना है। तो चुनाव जीतने के मद्देनजर अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल और आखिरी सवाल यह आता है कि जो योजनाओं का ऐलान है, जैसे मसलन अहमदाबाद से उदयपुर जो ब्रॉडगेज किया जा रहा है, उसके दायरे में आने वाली 30 सीट, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, राजसमंद, ये सारे उसके अंदर में आएंगे। इसके समानांतर यूनिफॉर्म सिविल कोड का असर किन क्षेत्रों में होगा? लगभग 18 सीटों पर सीधा प्रभाव। बड़ी छोटे छोटे एस्पेक्ट्स और पॉकेट्स के तौर पर है, लेकिन एक एक सीट पर जब नजर है तब यहां पर सवाल आ रहा है जिलेवार, जिसमें खास तौर से जो 12 जिले हैं, ये जिलों के बीच में दक्षिणी गुजरात के भीतर झांकिएगा तो वहां पर डांग, नवसारी, वलसाड़, तापी, यहां की कुल सीटें लगभग 13 ही सीट है, लेकिन इस पर पैनी नजर है। जो सेंट्रल गुजरात की स्थिति है वहां पर दाहोद, वडोदरा, छोटा उदयपुर, यह भी लगभग 19 सीटें हैं। जो कच्छ और सौराष्ट्र का इलाका है वहां खास तौर से पैनी नजर रखनी है जामनगर, द्वारका, पोरबंदर, और गिर सोमनाथ, अमरेली और जूनागढ़, इन जगहों पर खास तौर पे नजर रखनी है। तकरीबन 20 सीट के इर्द गिर्द चीजें यहां भी घुमड़ती है। और जो पूरा इलाका नॉर्थ गुजरात का है वहां पर खास तौर से पाटण, महसाना और सबरकांठा, इन 3 जगहों पर जो लगभग 15 सीटें हैं, यहां पर भी पैनी नजर, सीट दर सीट परिस्थितियों को निर्धारित किया जा रहा है। और खास तौर से सौराष्ट्र और कच्छ पर विशेष नजर है। तो आखिर के 6 सवाल सबसे महत्वपूर्ण सवाल हैं। पहला सवाल, इस देश को चलाने वाली राजनीतिक सत्ता के लिए जरूरी है गुजरात जीतना। पहला सवाल, इस देश के भीतर में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, दर्जन भर कैबिनेट मिनिस्टर्स की ड्यूटी अगले 30 दिनों तक अगर गुजरात को लेकर ही रहेगी तो इस देश के भीतर चुनाव गुजरात के मद्देनजर देश से बड़े कैसे हो गए, यह कहने की जरूरत नहीं है। तीसरा सवाल, जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उसके नौकर, उसको संभाले हुए नौकरशाहों की पूरी भागीदारी उस केंद्रीय सत्ता के इर्द गिर्द घुमड़ेगी और उन्हीं फैसलों को अमल में लाएगी जो गुजरात में चुनाव जिताने की परिस्थितियों में लाकर खड़ा कर दे। चौथी, इस देश की जो प्रीमियर जांच एजेंसी है जिसमें ईडी, सीबीआई, इन सब का जिक्र होता है, उनकी पहल दरअसल इन परिस्थितियों के साथ क्या होगी कि अगर वह बीजेपी के साथ नहीं खड़े हैं या विपक्ष के साथ कहीं खड़े ना हो जाएं तो उनको कैसे परकतरे जाएं, इसको लेकर है। छठी परिस्थिति, जो समाज के भीतर ध्रुवीकरण की स्थिति है, उसमें पॉलिसी का भी ऐलान है और खौफ पैदा करने की स्थितियां भी हैं। ये दोनों एक साथ चलेगी। और छठवीं पोजीशनिंग यह है, इस देश के भीतर में गुजरात का महत्व भारत के समूचे राज्यों की तुलना में कहीं ज्यादा है। और ना सिर्फ योजना परियोजना बल्कि पॉलिसीगत निर्णयों के साथ साथ जो पूंजी का पूरा एस्पेक्ट है उसमें गुजरातियों की तादाद अगर सबसे ज्यादा है तो उन्हें रियायत भी सबसे ज्यादा आने वाले वक्त में गुजरात के जरिए देनी है। और इन 6 एस्पेक्ट के साथ जो आखिरी हिस्सा 7वां जुड़ता है वो आरएसएस से जुड़ता है, जो सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन के तौर पर है, लेकिन उसकी राजनीतिक सक्रियता अगर आपको देखनी है तो एक बार गुजरात तो आइए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।